अगर हम इंडिया के सबसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट्स की बात करें तो अक्सर नाम आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटका। लेकिन एक वक्त था जब वेस्ट बंगाल इन सबसे भी आगे था। जी हाँ, ब्रिटिश इंडिया के दौरान कोलकाता सिर्फ एक सिटी नहीं था, बल्कि एशिया का एक मेजर इकोनॉमिक हब था। 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी। 1961 तक वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे ज़्यादा था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका शेयर लगभग 20% से ज़्यादा था। लेकिन आज इंडस्ट्रियल आउटपुट में इसका शेयर 3% के आसपास रह गया है। एक वक्त का इंडस्ट्रियल पावर हाउस आज इकोनॉमिक स्ट्रगल्स का एग्जाम्पल क्यों बन गया? क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, या पार्टीशन, या लेबर यूनियंस, या गवर्नमेंट पॉलिसीज? आज की वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे वेस्ट बंगाल की इकोनॉमिक राइज, फिर उसका ग्रेजुअल डिक्लाइन, और क्या फ्यूचर में कमबैक पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में कोलकाता एशिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स में से एक था। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस थे। सबसे पहला, ज्योग्राफी। बंगाल के पास था हुगली रिवर का मेजर पोर्ट सिस्टम। इसलिए ब्रिटिश ने यहाँ डेवलप किया शिपिंग, जूट इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नियर बाई रीजन जैसे रानीगंज कोल फील्ड से कोल मिलता था, और स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स नियर बाई एरियाज में अवेलेबल थे। रिजल्ट्स, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स डेवलप हुए हावड़ा, हुगली, दुर्गापुर, आसनसोल जैसे शहरों में। जूट इंडस्ट्री इतनी पावरफुल थी कि बंगाल को कहा जाता था जूट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ के जूट मिल्स एक्सपोर्ट करते थे प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में। ब्रिटिश एरा में मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ट्रेडिंग हाउसेस भी कोलकाता में बेस्ड थे। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद भी लग रहा था कि वेस्ट बंगाल इंडिया का इकोनॉमिक लीडर बनेगा। लेकिन फिर हिस्ट्री ने एक बड़ा ट्विस्ट दिया। 1947 में हुआ पार्टीशन ऑफ इंडिया, और इसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा बंगाल पर। बंगाल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया में रहा, और ईस्ट पाकिस्तान जो कि बाद में बांग्लादेश बना। प्रॉब्लम क्या थी? जूट मिल्स वेस्ट बंगाल में थे, लेकिन जूट फार्म्स ज़्यादातर ईस्ट पाकिस्तान में थे। मतलब रॉ मटेरियल्स और फैक्ट्रीज अलग हो गए। सप्लाई चेन ब्रेक हो गया। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट था माइग्रेशन। मिलियंस ऑफ रेफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से आकर सेटल हुए वेस्ट बंगाल में। इससे सडन पॉपुलेशन प्रेशर क्रिएट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्डन बढ़ गया, और स्टेट की इकोनॉमी पर ह्यूज स्ट्रेस आ गया। फिर 1971 में जब हुआ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, तब एक और रेफ्यूजी वेव आई। ये डेमोग्राफिक प्रेशर आज तक स्टेट की इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पूरे इंडिया में स्प्रेड करना। पॉलिसी सिंपल थी। कोल और स्टील जैसे रॉ मटेरियल्स को इंडिया के किसी भी स्टेट तक सेम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर भेजा जाएगा। पहले क्या होता था? इंडस्ट्री नेचुरली कोल बेल्ट के पास लगती थी, और बंगाल का इसके पास ह्यूज एडवांटेज था। लेकिन पॉलिसी के बाद फैक्ट्रीज महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में भी इजीली लग सकती थी। रिजल्ट, बंगाल का जो जियोग्राफिकल एडवांटेज था वो खत्म हो गया। इंडस्ट्री शिफ्ट होने लगी दूसरे स्टेट्स में। 1967 के बाद बंगाल की पॉलिटिक्स ड्रामेटिकली चेंज हो गई, और इवेंचुअली 1977 से स्टार्ट हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लॉन्ग रूल। इस कॉलिशन को कहा जाता था लेफ्ट फ्रंट। ये गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 34 साल पावर में रही। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म किया, ऑपरेशन बड़का। इसका एम था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और फार्मर्स को राइट्स देना। सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से ये सक्सेसफुल माना जाता है, लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी आए। ट्रेड यूनियंस एक्सट्रीमली पावरफुल हो गए, फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स कॉमन हो गई। एक टर्म पॉपुलर हो गया, घेराव। इसमें वर्कर्स मैनेजमेंट को फिजिकली सराउंड करते थे प्रोटेस्ट के दौरान। रिजल्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट ग्रेजुअली हॉस्टाइल बन गया। कई कंपनीज ने बंगाल छोड़ दिया। 1970s और 80s में काफ़ी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में, और बंगाल का इंडस्ट्रियल डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। 1966 में वेस्ट बंगाल का शेयर इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगभग 20% से ज़्यादा था। लेकिन अगले डिकेड्स में ये ड्रामेटिकली गिर गया। फैक्ट्रीज बंद होने लगी, इंडस्ट्रियल टाउन जैसे आसनसोल, दुर्गापुर, हावड़ा ग्रेजुअली स्टैग्नेट होने लगे। फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंक होने लगा, और इनफॉर्मल इकोनॉमी ग्रो करने लगी। इनफॉर्मल सेक्टर का प्रॉब्लम क्या होता है? लो वेजेस, लो प्रोडक्टिविटी, लो टैक्स रेवेन्यू। इससे स्टेट्स गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी भी वीक हो गई।
हालांकि 2000 में बंगाल को एक अपॉर्चुनिटी मिली इंडस्ट्रियल रिवाइवल की। जैसे एग्जांपल, टाटा मोटर्स का टाटा नैनो प्रोजेक्ट। ये फैक्ट्री प्लान हुई थी सिंगूर में, लेकिन लैंड एक्विजिशन को लेकर ह्यूज प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसी पीरियड में एक और वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, नंदीग्राम। फार्मर्स और एक्टिविस्ट ने अपोज किया लैंड एक्विजिशन को। पॉलिटिकल बैकलैश इतना स्ट्रांग था कि इवेंचुअली टाटा मोटर्स ने प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दिया गुजरात में, और फैक्ट्री लग गई सानन में। ये इंसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव सिग्नल बन गया। मैसेज क्लियर था, लैंड एक्विजिशन बंगाल में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। 2011 के बाद पावर में आई ममता बनर्जी गवर्नमेंट। इसी पीरियड में डेवलपमेंट के कुछ एफर्ट्स हुए, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल टर्म पॉपुलर हुआ, सिंडिकेट राज। इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इनफॉर्मल ग्रुप्स का कंट्रोल। बिल्डर्स को एलीगली फोर्स किया जाता है कि मटेरियल्स स्पेसिफिक सप्लायर से ही खरीदें। इससे बिजनेस कॉस्ट बढ़ जाता है और इन्वेस्टर हेजिटेंट हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2011 से 2025 के बीच लगभग 6000 से ज़्यादा कंपनीज ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बंगाल से शिफ्ट कर दिया। एक और चैलेंज है पॉपुलेशन डेंसिटी। वेस्ट बंगाल इंडिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में से एक है। 1000 से ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इसका मतलब लैंड पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। एग्रीकल्चर पर हैवी डिपेंडेंस। 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। मीनवाइल एजुकेटेड यूथ माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज़ जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, और इससे होता है ब्रेन ड्रेन, और स्टेट की नॉलेज इकोनॉमी वीक हो जाती है। तो सवाल ये है, क्या वेस्ट बंगाल वापस अपनी इकोनॉमिक ग्लोरी हासिल कर सकता है? आंसर है हाँ, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स के साथ। स्टेट के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया, मेजर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेटेड पॉपुलेशन, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अगर बंगाल फोकस करे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल, आईटी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, तो कमबैक पॉसिबल है। हिस्ट्री ने ऑलरेडी दिखाया है कि बंगाल एक पावरफुल इकोनॉमिक रीजन रहा है। क्वेश्चन ये है, क्या बंगाल अपनी लॉस्ट मोमेंटम को वापस पा सकता है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके जरूर बताएं।